अब हम बात करते हैं सेक्शन 2, 3 और 4। ये हम जुरिस्डिक्शन से संबंधित पढ़ेंगे, क्षेत्राधिकार। ये 3 सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो इस संबंध में पढ़ रहे हैं 2, 3 और 4 कि भाई ये जो कोड है इसका विस्तार क्या है, ये कहां कहां लागू होता है, किन किन लोगों पर लागू होता है ना। तो इसके लिए हम कौन सी सेक्शन पढ़ रहे हैं, 2, 3 और 4। ये सेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जुरिस्डिक्शन के बारे में बता देता हूं। जुरिस्डिक्शन क्या, किस किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा से बात कर लेते हैं। तो जुरिस्डिक्शन होते हैं टेरिटोरियल और पर्सनल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल और पर्सनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। 2, 3, 4 में हम इसको जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम 2, 3, 4 में हम डिवाइड कर देंगे और पढ़ लेंगे। तो टेरिटोरियल डिवीजन प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, प्रादेशिक क्षेत्र का अधिकार का मतलब यहाँ प्रादेशिक से मतलब प्रदेश और स्टेट नहीं है, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से मतलब है यहाँ केवल और केवल इंडिया। तो इंडिया में प्रादेशिक, इंडिया में यदि कोई भी व्यक्ति, अब कोई भी व्यक्ति शब्द आता है तो हम पहले कोई भी व्यक्ति को समझ लें, या कोई भी व्यक्ति से मतलब है कि चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, चाहे वो सिटीजन हो या सिटीजन इंडियन सिटीजन नहीं हो, तो कोई व्यक्ति से मतलब है। तो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कोई भी इंडिया, मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे वो इंडिया का हो चाहे विदेशी व्यक्ति हो, भारत के राज्य क्षेत्र में यदि ऑफेंस करता है तो वो उस पर इंडियन पिनल कोड लागू होगी और वो इंडियन पिनल कोड के तहत अपराध माना जाएगा, ठीक है ना, सभी व्यक्तियों पर, चाहे वो विदेशी भी अपराध कर दे, ठीक है। अब जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है उसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो इंट्रा टेरिटोरियल और एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब है कि भारत के भीतर कोई अपराध किया जाना, भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाना, ये होता है इंट्रा टेरिटोरियल। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की जब बात करते हैं तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब है भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भारत के नागरिक द्वारा अपराध किया जाना। अगर भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर कोई विदेशी अपराध करता है तो वहां पर उस विदेशी पर उस जगह का लॉ लगेगा, लेकिन यदि भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर भारतीय व्यक्ति कोई अपराध करता है, यहाँ का व्यक्ति पाकिस्तान में, नेपाल में जाकर, भूटान में जाकर कोई अपराध करता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर उस देश के तहत तो वो अपराध करेगा ही, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के तहत। लेकिन यदि वो इंडिया में लाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसकी ट्रायल इंडियन पिनल कोड के तहत होगी। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर। तो ये होते हैं जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात हम कर रहे थे, वो होते हैं। एक होता है एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, जो पोत वगैरह होते हैं, समुद्री पोत, विमान, उस पर जो लगते हैं, क्योंकि समुद्र एक ऐसी चीज़ है, पूरी दुनिया में केवल समुद्र ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का कब्जा नहीं है, बाकी ज़मीन तो ऐसी नहीं है जिस पर किसी का कब्जा नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जो एडमिरल्टी का मतलब होता है कि एक खुले समुद्र में, खुला समुद्र समझते हैं आप लोग, कौन समझता है खुला समुद्र? समुद्र तो खुला ही होता है, तो खुला समुद्र क्या होता है? खुला समुद्र का मतलब होता है ऐसा नहीं कि समुद्र पर किसी का कब्जा नहीं है, हर देश का उसके किनारे से लगे हुए समुद्री क्षेत्र पर, पानी पर एक सीमा तक अधिकार होता है कि यहाँ तक इस देश की सीमा आती है, ठीक है। जैसे भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वो है 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल समुद्री सीमा मानी जाती है नॉटिकल मील में। तो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वो है 12 नॉटिकल मील। तो इतनी दूर तक जो भी है वो भारत की सीमा लगती है, उसमें कोई भी विदेशी जहाज, नाव नहीं आ सकती। जैसे अपन कहते हैं ना कई बार कि साहब हमारी जो नाव है पाकिस्तानी सीमा में चली गई तो उन्होंने यहाँ के लोगों को बंधक बना लिया, या पाकिस्तान की नाव भारतीय सीमा में आ गई, तो इस तरीके से। तो वो होता है 12। उसके बाद जो क्षेत्र है वो खुला समुद्र है, जो किसी भी देश की सीमा में नहीं आ रहा, वो खुला समुद्र है, ठीक है। तो यहां पर लगते हैं एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। तो इन सीमाओं में यदि, अब इन सीमाओं में ऑफेंस कैसे होगा? इन सीमाओं में ऑफेंस होगा कि यदि आप कपोत, आपके यहाँ की शिप खुले समुद्र में जा रही है, जिस देश की भी रजिस्टर्ड शिप होगी, हम इंडिया के बारे में बात कर लें, इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी शिप है, कोई जहाज है, कुछ भी है, वो अगर खुले समुद्र में चला गया है, वहां पर चाहे भारतीय व्यक्ति ने चाहे विदेशी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है उस शिप पर, तो वो भारत की जमीन मानी जाएगी। शिप
खुले समुद्र में है, लेकिन चूंकि वो भारत में रजिस्टर्ड है इसलिए भारत की ज़मीन मानी जाएगी, और अगर वो भारत की ज़मीन मानी जाएगी तो उस पर इंडियन पिनल कोड लागू होगा, ना केवल इंडियन सिटीजन पर बल्कि फॉरेनर्स पर भी। तो इस तरीके की ये टेरिटोरियल डिवीज़न की हमने बात की। इंट्रा टेरिटोरियल डिवीज़न, इंडिया में किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिवीज़न यानी कि इंडिया के बाहर भारतीय सिटीजन द्वारा अपराध, और एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन यानी कि भारतीय रजिस्टर्ड पोत पर किसी व्यक्ति द्वारा ऑफेंस। ठीक है, किसी व्यक्ति शब्द में जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सिटीजन और फॉरेनर्स, इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये 2, 3 और 4 में कैसे कैसे लगता है। तो 2, 3 और 4 में ये जो लगेंगे वो इसका मतलब होता है कि जो इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो सेक्शन 2 में आता है। सेक्शन 2 में कौन सा आता है, इंट्रा टेरिटोरियल डिवीजन, यानी कि देश के भीतर यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऑफेंस किया जाता है तो वो सेक्शन 2 में कवर होगा और उस पर इंडियन पिनल कोड लागू होती है। तो हम इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 2 में एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो ये क्या कहते हैं कि कोई भी एक्ट किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के तहत कोई भी एक्ट एंड ओमिशन किया जाएगा। कार्य या लोप हम समझ चुके हैं अभी इंट्रोडक्शन में, एक्ट एंड ओमिशन क्या होते हैं। ठीक है, तो जिसके द्वारा भी किया जाएगा वो कहाँ पनिशेबल होगा, किस लॉ के तहत पनिशेबल होगा, तो इसमें आखिरी लाइन में लिखा है संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो यदि इसके भीतर किया जाता है तो वो केवल यही, या हम ये कहें कि यदि इस संहिता के अधीन दंडनीय कोई कार्य करता है तभी वो अपराधी कहलाएगा। तो ये हो गया कौन सा, इंट्रा, देश के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध। अब हम चले जाते हैं कहाँ पर, सेक्शन 3। तो ये कहते हैं सेक्शन 3 और 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल से बात करें। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को हमने क्या बोला था, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब होता है भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर अपराध, ये होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक है, इसको वैसे तो जो टाइटल दिया गया है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वो हमें राज्य क्षेत्र, जो शब्द दिया गया है वो हमें सेक्शन 4 में दिया गया है, लेकिन अगर कंप्लीट क्वेश्चन आता है मिलाकर तो आप सेक्शन 3 को भी उसी में कवर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसी संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। तो ये कहते हैं जो कोई व्यक्ति, यदि वो अपराध भारत में किया जाता है उसके द्वारा, यदि कोई व्यक्ति भारत के परे किए गए किसी व्यक्ति द्वारा, है ना, तो यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर, भारत के भीतर यदि किसी अपराध के लिए दंड के लिए पात्र होता, वही वो अपराध भारत के बाहर करता है तो वो ऐसे पनिशेबल होगा जैसे कि वो अपराध उसने इंडिया में किया, यानी कि भारत के बाहर के अपराध के लिए भी वो भारत में दंडनीय होगा। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। चलें अपन सेक्शन 4 कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को और अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। वैसे इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चला जाना चाहिए। आर्टिकल 245 क्लॉज 2 जो संसद विधि बनाती है, थोड़ा सा हम इसको भी समझ लें। संसद जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उसका एक्सटेंड कहाँ तक होता है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उसका एक्सटेंड होता है ना केवल भारत के व्यक्ति पर, ठीक है ना, बल्कि भारत का व्यक्ति यदि भारत के बाहर है, एक तो भारत के व्यक्ति में नागरिक और विदेशी दोनों आ जाते हैं, और भारत का कोई नागरिक जो भले ही भारत के बाहर है तो जहाँ कहीं भी वो है उस पर और वहाँ स्थित उसकी संपत्ति पर। जो संसद कानून बनाती है उसका विस्तार क्या है, आर्टिकल 245 क्लॉज 2 में यही लिखा हुआ है, क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन। तो वो क्या है, जो कानून है वो ना केवल भारत में भारत के व्यक्तियों पर और भारत के बाहर भारत के नागरिक पर और वहाँ स्थित उसकी संपत्ति पर। यदि आपको कुर्की करानी है किसी मैटर में, अगर आपको भारत के नागरिक के खिलाफ आपने डिक्री पारित की है या उससे जुर्माना वसूलना है तो आप विदेश में स्थित संपत्ति बिकवा कर भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये कानून उस पर भी लागू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस क्या होते हैं, जुरिस्डिक्शन क्या होते हैं। तो इसको हम 1 बाई 1 पढ़ते हैं। पहला कहते हैं भारत से बाहर और भारत के परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। तो भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर और भारत से परे किसी स्थान में, अगर भारत का नागरिक भारत के बाहर ऑफेंस करता है, वो अमेरिका की भूमि पर, पाकिस्तान की भूमि पर ऑफेंस करता है, तो उस पर वहाँ का कानून तो लगेगा ही लगेगा, इंडिया का कानून भी चलेगा। अगर वो भारत आया जाता है, भारत में पकड़ा जाता है, तो जहाँ कहीं भी वो पकड़ा जाएगा
जिस जगह, ठीक है ना, वहीं उसकी ट्रायल होगी इंडियन पिनल कोड के तहत। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो भारत की भूमि पर अपराध नहीं किया, ठीक है, क्योंकि भारत का कानून कहाँ कहाँ लागू होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 245, भारत में किसी भी व्यक्ति पर और भारत के बाहर भारत के नागरिक पर, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आप पर उस देश का कानून काम करेगा जिस देश के आप नागरिक हैं। तो भारत का नागरिक जहाँ कहीं भी जाएगा उस पर भारतीय कानून काम करेगा। तो भारत में जहाँ कहीं भी पकड़ा जाएगा तो उस पर इंडियन पिनल कोड भारतीय कानून के तहत कार्रवाई चलेगी, ठीक है। तो पहली लाइन क्या थी, भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर किया गया अपराध, तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इस पर इंडियन पिनल कोड लागू होगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया था एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन, वो था भारत के रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अपराध। एक्चुअल में ये बात कर रहे हैं भारत के रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर। जब इंडियन पिनल कोड आया था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने बाइक, गाड़ियाँ ये सब बाद में देखी, इसने विमान, पोत, जहाज, हवाई जहाज ये पहले देखे। मतलब इसकी स्टार्टिंग बड़ी रिच हुई है ना, क्योंकि जो अंग्रेज आए थे वो ऐसे ही आए थे, पोत से आए, फिर उन्होंने जहाज से आना चालू किया, और जो रास्ते बनाए गए इस तरीके के ज़्यादा बनाए गए। तो कार वगैरह उस वक्त नहीं चलती, और चलती भी तो देश के भीतर चलती थी, क्योंकि इस तरीके की रोड नहीं थी आप कहीं जा सकें। इस सेक्शन को, इस क्लॉज को हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें जो लिखा हुआ भारतीय रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान, ठीक है ना, इसको हम ले सकते हैं भारत में रजिस्ट्रीकृत 4 व्हीलर 6 व्हीलर जितनी भी व्हीलर होती हैं, क्योंकि आज हम अपने भारत में रजिस्टर किसी भी गाड़ी पर भारत के बाहर भी जा सकते हैं, पाकिस्तान में जा सकते हैं, पूरा एशिया महाद्वीप जुड़ा हुआ है ना। यूरेशिया से आप अगर यूरेशिया से होते हुए आप यूरोप में भी जा सकते हैं, आप चाइना जा सकते हैं, है ना, आसपास के जितने भी देश हैं, पड़ोसी देश में तो जा ही सकते हैं श्रीलंका को छोड़कर बाय रोड। तो जितने भी हैं, तो यहाँ पर बात ये नहीं है, ये पोत और विमान इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उस वक्त उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि हम भारत के बाहर गाड़ियों से जाएंगे, तो इन्होंने पोत या विमान लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर बात ये कि कोई ऐसी गाड़ी जो भारत में रजिस्टर्ड है उस पर यदि कोई ऑफेंस किया जाता है, हम रहें यहाँ पर पोत और विमान में ही रहते हैं, ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई ऑफेंस किया जाएगा उस पोत या विमान पर, क्योंकि वो भारत में रजिस्टर्ड है इसलिए वो भारत की भूमि माना जाएगा और वहाँ इंडियन पिनल कोड लागू होती है। वहाँ चाहे भारत का नागरिक किसी व्यक्ति के साथ में ऑफेंस करे, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, या कोई विदेशी के साथ में अपराध करे, या कोई विदेशी भारतीय नागरिक के साथ में अपराध करे, इस सब पर इंडियन पिनल कोड लागू होगी, क्योंकि टेक्निकली वो भारत की भूमि है, क्योंकि वो भारत में रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, वो दुनिया में कहीं कहीं भी हो। तो उसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ ऑफेंस किया जाएगा तो वो एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आएगा और उस पर इंडियन पिनल कोड लागू होगी। तो इंडियन पिनल कोड अभी तक हमने कहाँ कहाँ देखी, एक तो भारत का नागरिक कहीं पर भी, अब अपन इसको ओवरऑल समझ लेते हैं, भारत का नागरिक भारत या दुनिया में कहीं पर भी हो, यदि वो कोई ऐसा अपराध ऐसा कार्य करता है जो इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस बनाया गया है तो वो उस पर इंडियन पिनल कोड लागू होगी। और भारत के बाहर यदि कोई व्यक्ति, भारत का नागरिक भारत के बाहर अपराध करता है, और यदि कोई भी व्यक्ति चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, भारत में रजिस्टर्ड पोत या विमान पर ऑफेंस करता है तो वो क्या होगा, उस पर इंडियन पिनल कोड लागू होगी। अब सवाल ये उठता है कि विदेश में एक विदेशी भारतीय नागरिक के साथ अपराध करता है तो क्या उस पर इंडियन पिनल कोड लागू होगी? वो नहीं होगी, क्योंकि ना तो वो जमीन भारत की है और ना ही उस व्यक्ति पर जिसने ऑफेंस किया है इंडियन पिनल कोड लागू होता है। उस व्यक्ति पर, विदेशी व्यक्ति पर इंडियन पिनल कोड कब लागू होगा? जब वो भारत की जमीन पर होगा, है ना। तो टेक्निकली और डीप में जाएं तो यहां पर जो इंडियन पिनल कोड है वो दो जगह लागू होता है, एक तो भारत के नागरिक पर और भारत की जमीन पर होने वाले किसी भी व्यक्ति पर, ठीक है। तो ये है इंडियन पिनल कोड में जुरिस्डिक्शन। ये दो शब्द में आप पूरा जुरिस्डिक्शन ले सकते हैं। कहां कहां? एक इंडियन सिटीजन और भारत माता की धरती पर, सिंपल सी बात, वहां किसी पर भी कोई भी हो, ठीक है। तो चलें
अब नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 3। भारत से बाहर और परे के किसी स्थान में व्यक्ति भारत में स्थित किसी कंप्यूटर स्रोत को लक्ष्य करते हुए अपराध करता है, तो उस व्यक्ति पर जो भारत में, ये थोड़ा अलग है, ये है साइबर अटैक वगैरह जो होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर भारत की जो वो है कंप्यूटर प्रणाली उसको क्षति पहुंचा रहा है, तो उस पर भी इंडियन पिनल कोड लागू होगा। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन क्या कहते हैं? ए जो भारत का नागरिक है, उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाता है हत्या के लिए विचारित किया जाएगा। क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है, वो दुनिया में कहीं पर भी ऑफेंस करेगा, उस पर इंडियन पिनल, वो हमेशा किसके साथ जा रहा है? भारतीय कानून के साथ। वो हमेशा भारतीय कानून के अधीन है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? सभी व्यक्ति विधि के अधीन है, कानून के अधीन है, और उस पर हमेशा क्या लगता है? इंडियन लॉ हमेशा चलता रहेगा, वो उसके अधीन है। तो चूंकि वो उगांडा में है और उसने किसी व्यक्ति के साथ अपराध किया, भले ही वो विदेशी व्यक्ति है, तो चूंकि वो इंडियन व्यक्ति है, उसने अपराध किया, तो उस पर इंडियन पिनल कोड लागू होगी। और जब वो भारत में कहीं पर भी पकड़ा जाएगा, पता पड़ा वो जिस रास्ते से भी आए, समुद्री रास्ते से, समुद्र के किनारे के जो स्टेट होगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी, उसमें उसका विचारण किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है, इस एग्जाम्पल को हम बदल देते हैं। और हम क्या बदल देते हैं? ये बदला हुआ एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है कि उगांडा का एक व्यक्ति भारतीय नागरिक के साथ उगांडा में अपराध करता है, तो उस पर इंडियन पिनल कोड लागू होगी या नहीं? उस पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ना तो भारत का नागरिक है, चूंकि वो भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए उस पर इंडियन पिनल कोड लागू नहीं हो रही, और ना वो भारत की जमीन पर है, तो इसलिए उस पर इंडियन पिनल कोड, इंडिया के हाँ, सिटीजन के साथ में मिलकर कर रहा है, तो इंडिया के सिटीजन नहीं, मिलकर नहीं, इंडिया के सिटीजन के साथ, यानी उसके विरोध में अपराध, इंडिया के, अच्छा साथ से तुम ऐसे ले रहे हो कि दोनों मिलकर कर रहे हैं, नहीं, इंडियन सिटीजन, कुल मिलाकर उसने एक भारतीय व्यक्ति को गोली मार दी, ठीक है, तो उस पर इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो भारत का नागरिक है, आर्टिकल 14 उस पर लागू नहीं होगा, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समानता है ना, समान है, और ना ही वो भारत की जमीन है। सिंपल। तो ये था हमारे ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 2, 3, 4। तो इंडियन पिनल कोड कहाँ कहाँ लागू होती है ये इसमें बताया गया है। अब सेक्शन 5 को हम और देख लेते हैं। सेक्शन 5 भी इसी से रिलेटेड है कि इंडियन पिनल कोड कहाँ लागू होती है। एक्चुअल में ये एक एक्सेप्शन की तरह ही हम लेकर चलते हैं। तो ये कहते हैं कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डालना, ठीक है। तो एक तो कुछ स्पेशल विधि बना देते हैं, जैसे मैंने आपसे बात की थी स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ, कि यदि कहीं कोई स्पेशल, जैसे हमने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत यदि कोई ऑफेंस होता है, NDPS के तहत कोई ऑफेंस होता है, तो वो जो ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंस हैं, लेकिन उसकी ट्रायल SC/ST एक्ट या इंडियन NDPS के तहत चलेगी, इंडियन पिनल कोड की तरह नहीं चलेगी। तो इस तरीके की जो स्पेशल लॉ उस पर लागू नहीं होती। फिर आती है मार्शल लॉ, सेना विधि जो होती है उस पर, या एक्ट ऑफ स्टेट, जो इसमें लिखा हुआ है, इस अधिनियम की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने के किसी अधिनियम के उपबंधों को लागू नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरी लाइन का मतलब है कि इसमें दो शब्द आप चाहें तो नोट कर लें, मार्शल लॉ और एक्ट ऑफ स्टेट, तो उन पर इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होती है। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ की डेफिनेशन होती है सेना विधि। डेफिनेशन हम इसको एक कह सकते हैं कि कई बार स्थितियां ऐसी होती है जब सैनिक शासन लागू होता है, सेना जो पुलिस की पावर है वो अपने अंडर में ले लेती है, सैनिक शासन लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ऑफेंस होता है सैनिकों द्वारा, तो वो अपराध इंडियन पिनल कोड के तहत नहीं होगा। यदि वो कुछ ऐसा कर भी देते हैं तो उनका जो पर्सनल लॉ है, सेना विधि है, उसके तहत उनके खिलाफ ट्रायल चलेगी, ठीक है ना। दूसरी बात आती है एक्ट ऑफ स्टेट, राज्य के कृत्य। राज्य के कृत्य जो होते हैं, यहाँ पर राज्य के कृत्य को समझ लें। राज्य के कृत्य का मतलब है विदेशी व्यक्तियों के साथ में, विदेशी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति के संबंध में राज्य कुछ उनको क्षति करता है, उसकी संपत्ति या शरीर को वो कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है ना, तो उस पर इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होती। राज्य का जो कृत्य, यहाँ पर जो राज्य का कृत्य एक्ट ऑफ स्टेट शब्द का यूज किया गया है, ये भारतीय नागरिकों के संदर्भ में नहीं किया गया है। एक्ट ऑफ
स्टेट, ये भारतीय नागरिकों के संदर्भ में नहीं किया गया। तो वैसे तो इसमें लिखा है सेना विधि सेक्शन 5 एक्सेप्शन में आती है कि किन विधियों पर लागू नहीं होगा। आप चाहें तो सेफ साइड ये दो चीज़ें लिख सकते हैं, कौन सी मार्शल लॉ और एक्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, तो इन पर ये लागू नहीं होता। तो ये हमने देखा सेक्शन 1 हमसे ये कहती थी कि भाई पूरी संपूर्ण भारत पर लागू, अब तो संपूर्ण भारत पर लागू होता है 31 अक्टूबर से, ठीक है ना, 2019 से। पहले जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होता है। उसके बाद सेक्शन 2, 3, 4, 5 ये हमें बताती हैं कि ये बेसिकली कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, है ना। इसके आप ऐसे कह सकते हैं सेक्शन 2, 3, 4, 5 एज एन एक्सेप्शन है सेक्शन 1 के जो क्लॉज दिया गया है कि ये कहाँ कहाँ, ये इसका विस्तार एक्सटेंड कहाँ तक है। तो संपूर्ण भारत पे आज की डेट में, लेकिन इन चीज़ों पर नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड है, तो इस तरीके से हम इसको देख लें किस किस पर इंडियन पिनल कोड लागू होता है। यहाँ